आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेंगे। सबसे पहला बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये मेंशन है। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ते हैं, फिर एक एक चीज़ को समझेंगे। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट, ठीक है। आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट निगेटिव ऑब्लिगेशंस था, लेकिन ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखेंगे, थोड़ा देर वेट कीजिए। इसको जो है ना डीपीएसपी को हमको पता ही है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें अडॉप्ट किया है। तो जो डीपीएसपी है उसको हमने आयरिश से अडॉप्ट किया है, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से अडॉप्ट किया था? स्पेनिश से। लेकिन आपको ये ध्यान पे रखना, आयरलैंड आयरिश से हमने अडॉप्ट किया है। उसके साथ साथ अब ये डीपीएसपी क्या करता है? तो डीपीएसपी प्रमोट द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड इनेक्टिंग लॉ। इसका क्या मतलब है? तो जब भी स्टेट मतलब गवर्नमेंट जब भी गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तब डीपीएसपी को दिमाग में रखेगा। अब ये क्यों रखेगा सब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको लॉ बनाया जाएगा तो डीपीएसपी को दिमाग पे रखते हुए लॉ बनाया जाएगा, क्योंकि जो डीपीएसपी है ना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। तो कैसे वेलफेयर स्टेट बने उस चीज़ को दिमाग में रखा जाएगा जब भी इनैक्ट लॉ किया जाएगा, जब भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा। स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट। इतना क्लियर है? अब देखो, नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब ये इन्फोर्सिबल मतलब कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। अगर डीपीएसपी सरकार फुलफिल नहीं कर रही है तो आप जाके नहीं कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कि ये चीज़ फुलफिल नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा नहीं होता है अब इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या कि आपको हमने बोला कि ये नॉट इन्फोर्सिबल है, मतलब कोर्ट में फोर्सिबल नहीं है, तो मतलब नॉट इन्फोर्सिबल है, ठीक है। तो जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर में से हैं, उन्होंने क्या बोला कि ये इन्फोर्सिबल नहीं है। उसके साथ इन्होंने बोला क्यों इन्फोर्सिबल नहीं है? इन्होंने बोला कि स्टेट जो है ना, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट है उसको टाइम चाहिए, उसके साथ साथ रिसोर्स चाहिए, तभी तो फुलफिल कर सकता है। डीपीएसपी के अंदर चीज़ें हैं जो वेलफेयर स्टेट की बातें हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का बात हो रहा है, ये सब के लिए टाइम चाहिए, टाइम के साथ साथ रिसोर्स चाहिए। अब हुआ क्या, जब देश आज़ाद हुआ तो ना उस समय कोई रिसोर्सेज भी नहीं था, गवर्नमेंट बना ही था, देश आज़ादी हुआ था। अब सडनली डीपीएसपी में जो वेजेज है, लाइवलीहुड का बात होता है, अभी सब देखेंगे, वो सडनली कहाँ से फुलफिल कर सकता है? राइट टू वर्क कहाँ से दे सकता है सरकार जब तक उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला, ये इन्फोर्सिबल कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं है, लेकिन ये इन्फोर्सिबल कहाँ है? कोर्ट ऑफ द पब्लिक में इन्फोर्सिबल है। कहाँ इन्फोर्सिबल है? कोर्ट ऑफ द पब्लिक में। इसका क्या मतलब है कि अगर सरकार लॉ बनाते समय, पॉलिसीज बनाते समय डीपीएसपी को नज़र में नहीं रखेगी तो आपके पास क्या है? कोर्ट ऑफ पब्लिक के पास क्या है? 5 साल बाद जब वोट दिया जाएगा तो इस गवर्नमेंट को पब्लिक वोट नहीं देगा। इसलिए B.R. अम्बेडकर साहब ने बोला ये कोर्ट ऑफ पब्लिक में क्या है? इन्फोर्सिबल है। तो इन्फोर्सिबल कहाँ पे? कोर्ट ऑफ पब्लिक में। कहाँ नहीं है? ये कहाँ नहीं है? तो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिबल नहीं है। उसके साथ साथ इसमें B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या बोला कि हम ये मानते हैं कि डीपीएसपी का कोई लीगल सेंसिटी नहीं है, नॉट लीगल सेंसिटी, लीगल सेंसिटी नहीं है, लेकिन डीपीएसपी का है क्या? सब लिखते चलना। डीपीएसपी का है क्या? तो डीपीएसपी का पॉलिटिकल सैंक्शन है, पॉलिटिकल सैंक्शन है। इसका मतलब क्या है? यही कोर्ट ऑफ द पब्लिक वाला बात है। अगर सरकार वेलफेयर स्टेट नहीं बनाएगा, अगर सरकार ये इंश्योर नहीं करेगा कि सोशल, इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक जस्टिस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ना 5 साल बाद गिर जाएगी। तो ये B.R. अम्बेडकर साहब का कहना था। ऐसे पंडित नेहरू का भी कहना था कि डीपीएसपी आर लाइट हाउस। डीपीएसपी आर लाइट हाउस इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है गवर्नमेंट को कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी रोल क्या है, आपकी क्या दायित्व है टू द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड लाइट हाउस।
लाइट हाउस, इसको पंडित नेहरू ने बोला। तो आई होप कि आपको इससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। इसलिए अब देखो ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन क्यों है, क्योंकि स्टेट पे ये इन्फोर्सिबल नहीं है कि करना ही है। अगर टाइम होगा, रिसोर्सेज होगा तो वो करेगा, नहीं होगा तो वो लोग नहीं कर सकते, इस बात को इंश्योर करता है। और निगेटिव ऑब्लिगेशन क्यों है एफआर, कि फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं हो सकता है। सरकार ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा कि फंडामेंटल राइट वॉलेट हो जाए, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो डीपीएसपी को इंश्योर नहीं कर सकता है, इस बात को समझना है, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साहब ने एक और चीज बोला था, डीपीएसपी एज अ नोबेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक नोबेल फीचर से स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछ सकता है, बहुत बार ये चीज पूछा गया है कि डीपीएसपी क्यों इंप्लीमेंट किया गया, टू सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री, टू इंप्लीमेंट सोशियली, इकोनॉमिकली एंड डेमोक्रेसी इन दिस कंट्री एज पर द सिटीजन्स आर कंसर्न। अब हम लोग इस आर्टिकल को देखेंगे, एक एक आर्टिकल को 36 से लेके 51 तक देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आर्टिकल 36 है ना, वो बोलता है डिफाइन द टर्म स्टेट। जैसे आर्टिकल 12 देखा होगा, जो हम फंडामेंटल राइट का बात करते हैं, वो 12 से लेके 35 तक है, पार्ट 3। उसमें 12 जो है ना डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है, वो फंडामेंटल राइट के हिसाब से, और यहाँ पे भी डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है फॉर द पर्पज ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी आप डीपीएसपी का बात करते हो ना, तो ये फ्यूचर फंडामेंटल राइट है। हम ऐसा बात क्यों कह रहे हैं कि डीपीएसपी आर फ्यूचर फंडामेंटल राइट, तो सरकार के पास टाइम होगा, रिसोर्स होगा, तो इस चीज़ को डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेगा। अब बिहार देखो, बिहार सरकार के पास रिसोर्सेज है, तो गवर्नमेंट जॉब ओपन कर रही है, तो रिसोर्सेज मतलब पैसा, तो ये क्या हो रहा है, राइट टू वर्क हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी इंप्लीमेंट हो रहा है। जब आप आर्टिकल 37 देखते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरकार को ये बताता है कि डीपीएसपी आर द फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। अगर आप लॉ बना रहे हो तो इस चीज़ को आप दिमाग पे रखोगे, डीपीएसपी नाम का कोई चीज़ है। उसके साथ साथ डीपीएसपी आउटलाइन इन पार्ट 4 आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, कोई कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। एंड द स्टेट मस्ट स्ट्राइव टू अप्लाई देम व्हेन मेकिंग लॉ। लेकिन ये फंडामेंटल टू द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री है। इसका मतलब ये है कि जब भी स्टेट जो है ना कोई भी लॉ या पॉलिसीज वगैरह बनाएगी, तो उसको दिमाग में जरूर रखना है कि डीपीएसपी में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें अभी दिखेगा आपको। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, एक एक आर्टिकल आपको ध्यान पे रखना है। ये सिक्योर और प्रोटेक्ट करता है सोशल ऑर्डर। किस किस तरह का सोशल ऑर्डर, तो इंश्योर करता है कि सोसाइटी में जस्टिस हो, इंश्योर करता है जस्टिस ऑफ सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो। ये इंश्योर कौन करता है, इंश्योर जस्टिस ऑफ व्हाट, इंश्योर जस्टिस ऑफ सोशली जस्टिस हो, इकोनॉमिकली जस्टिस हो और पॉलिटिकली जस्टिस हो। इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा, डीपीएसपी। सरकार इस चीज़ को दिमाग पे रखेगी। इसलिए हम कह रहे हैं जब भी सरकार लॉ बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि जस्टिस इंश्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसका, किस तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उसके साथ साथ क्या करेगा, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम। तो किस में इनइक्वालिटीज कम करेगा, जो डिफरेंसेज है पैसा कमाई में, उसके इनइक्वालिटी जो है इनकम में, उसको कम करेगा। स्टेटस में, उसके साथ साथ फैसिलिटीज़ में और अपॉर्चुनिटीज़ में, इन सब में क्या करेगा, इनइक्वालिटीज़ कहीं ना कहीं कम करेगा। और इस चीज़ को आर्टिकल 38 में कब ऐड किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। तो ये भी ध्यान पे रखना। तो जब भी आप फैक्ट याद रखते हो ना, फैक्ट को अगर प्लेस पे याद रखोगे, यही प्लेस है कि 38 में ये ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, तब आपको डेफिनेटली याद रहेगा, ठीक है। इस पेज को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। अब 39 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट। कुछ पॉलिसीज है जो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। क्या क्या सिक्योर करेगा, तो 39A क्या बोलता है कि जितने भी सिटीजन्स है, मेन है, वीमेन है, इक्वली है, उसके साथ साथ हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उनका जो लाइवलीहुड है ना, वो एडिक्वेट मीन्स हो, ये कौन इंश्योर करेगा, गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। किस में मेंशन है, 39A में, ठीक है। दैट द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर
सो डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड टू सर्व द कॉमन गुड। मतलब आप समझो, जो लैंड और प्रॉपर्टी का ऑनरशिप और मटेरियल रिसोर्सेज का ऑनरशिप ऐसा हो कि हर एक कॉमन इंसान के बीच में बंटवारा हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ें वेल्थ है ना वो किसी एक हाथ में हो, वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इस बात को ये इंश्योर करता है 39B। जब हम 39C का बात करेंगे तो ये क्या बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ जो वेल्थ है ना वो किसी पर्टिकुलर और किसी कुछ लोगों के पास नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये क्या करता है, अवॉइड करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एक जगह वेल्थ जमा ना हो। ये 39C बोलता है। जब आप 39D का बात करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। लेकिन आप देखो, अगर आप बिहार का बात देखोगे, बिहार में एक केस हुआ था, जो पंचायत शिक्षिका है, अभी उनका एग्जाम हो गया है, पंचायत शिक्षिका सुप्रीम कोर्ट जाती है और बोलती है कि हमको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिल रहा है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? जो पुराने शिक्षक थे वो पढ़ा रहे थे, उनकी सैलरी ज़्यादा थी, लेकिन पंचायत शिक्षिका थी उनकी सैलरी कम थी। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, नॉट फंडामेंटल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वो नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या केस जीत पाया? नहीं जीत पाया टीचर। क्यों नहीं टीचर जीत पाया? इसलिए नहीं जीत पाया कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ना वो डीपीएसपी में मेंशन है। और डीपीएसपी क्या बोलता है कि टाइम रहेगा, रिसोर्सेज रहेगा, तभी इंप्लीमेंट होगा। दीज आर नथिंग बट फ्यूचर फंडामेंटल राइट। इस बात को समझना है, ठीक है। और 39E क्या है? प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रेन अगेंस्ट द फोर्सिबल अब्यूज। कोई भी फोर्सिबल अब्यूज होगा उसको प्रिजर्व करता है 39E। किस में? हेल्थ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर हो गया, चिल्ड्रेंस हो गया, इन सब के अब्यूज को रोकता है। अब F का बात करें तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, 42nd अमेंडमेंट, ये याद रखना है। तो हेल्दी चिल्ड्रेन का जो है ना किस अपॉर्चुनिटी रहे सो दैट कि चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट हो, हेल्दी डेवलपमेंट हो, इस बात को इंश्योर करता है। 39A देखते हो तो इसको भी ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। लिख लेना, नहीं लिखा हुआ है तो ठीक है। टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल एड टू द पुअर। बिल्कुल याद रखना है, इक्वल जस्टिस और लीगल एड जो है ना, फ्री लीगल एड। अगर आपके ऊपर केस होता है तो आपको जो वकील मुहैया कराया जाएगा, मतलब फ्री लीगल एड जो दिया जाएगा वो 39A के थ्रू दिया जाएगा। ऐसा भी लिख सकता है आपको एग्जाम में कि आपके ऊपर केस हो गया और आपको फ्री लीगल एड चाहिए, मतलब एडवोकेट चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? आपको 39A से मिलेगा। इस बात को समझना है। जब आर्टिकल 40 को आप देखते हो तो ये बात करता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब बताओ, जब देश आज़ाद हुआ तब विलेज पंचायत बना? नहीं बना। आप देखो ना, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से विलेज पंचायत बना, म्युनिसिपल 74 से बना, 1992 से। तो देख लो, जो आर्टिकल 40 है ना वो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत का जरूर बात करता है, लेकिन ये फ्यूचर में आया, क्या सडन आया? देखो, ये है कि पंचायती राज का जो डेमोक्रेटिक बलवंत राय मेहता कमेटी 1960s के आसपास बन गए, डजेंट मैटर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जब आप देखोगे ना 1992 में बना, इसलिए क्योंकि जब भी सरकार के पास टाइम आएगा, रिसोर्सेज होगा, तभी डीपीएसपी इंप्लीमेंट होगा। इस बात को समझना है, ठीक है। इसलिए बाद में जाके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, और इसको ऐड किस में किया गया? पार्ट 9 में ऐड किया गया और शेड्यूल 11 में ऐड किया गया। बिल्कुल टेंशन मत लो, शेड्यूल 1 से लेकर 12 तक सब पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि पंचायती राज शेड्यूल 11 में है और म्युनिसिपैलिटी जो है ना शेड्यूल 12 में। इस बात को भी आपको याद रखना है। जब हम 41 आर्टिकल देखते हैं तो ये राइट टू वर्क का बात होता है। आपके दिमाग में आएगा कि अगर राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट हो जाएगा तो सब कोई नौकरी मांगेगा, लेकिन सरकार के पास रिसोर्स, सब सरकारी नौकरी मांगेगा, लेकिन सरकार के पास ना रिसोर्सेज होगा, ना सरकार के पास टाइम होगा, ना मनी होगा, ना पैसा होगा, तो कैसे इस बात को इंश्योर करेगा कि राइट टू वर्क हो? इसलिए ये डीपीएसपी में मेंशन है और इसलिए आप इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये इन्फोर्सिबल नहीं है, इसलिए इसमें मेंशन है। इसको पकड़ के अगर फंडामेंटल राइट में मेंशन कर देना, देखो कितना केस हो जाएगा। तो राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, ये 41 बताता है। एक ही चीज़ को अगर हम
अच्छे मैनर में समझेंगे डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होता है। जब हम आर्टिकल 42 का बात करें तो प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, तो जो एक कंडीशन होना चाहिए, काम करने टाइम में कंडीशन होना चाहिए, मैटरनिटी लीव होना चाहिए, ह्यूमन जो भी कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए, मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए। अगर कोई भी वीमेन जो है ना प्रेग्नेंट है तो उसको मैटरनिटी लीव भी मिलता है। तो ये सब कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 42 मेंशन करता है। इसको लिखोगे, एक एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बाकी अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी में सब कुछ याद हो जाएगा। अब आर्टिकल 43 बोलता है टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल वर्कर। जितने भी वर्कर हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनका एक अच्छा ज़िंदगी हो, उनका सोशल अच्छा हो, उनको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले और उनका एक सिक्योर हो जाए लिविंग वेज। ये कौन इंश्योर करता है? आर्टिकल 43। उसके साथ साथ ये और भी चीज़ें बोलता है, ये प्रमोट करता है, कॉटेज इंडस्ट्री का भी बात करता है, खादी वगैरह का। ठीक है, तो इस बात को भी समझना है। ठीक है, अगर हम 43A का बात करें, 43B का बात करें, दोनों याद होना चाहिए आपको। तो 43A बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का बात करता है। तो ये 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इस चीज़ को ऐड करता है। ठीक है, 43B डायरेक्ट याद कर लेना है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बात करता है और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया। अनफॉर्चुनेटली हमको ईयर याद नहीं है, आप देख के सर्च करके यहाँ लिख लेना। ठीक है, आर्टिकल 44 का अगर हम बात करें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है और रिसेंटली ये उत्तराखंड में ये लागू हो चुका है, गोवा में भी लागू है। ठीक है, आर्टिकल 45 का बात करें तो ये प्रोवाइड करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो शुरुआत का चाइल्डहुड केयर है ना उसकी बातें करता है, एंड एजुकेशन। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देता है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को देता है, अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर ऑल चिल्ड्रंस, हर एक चिल्ड्रन को। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये ऐड किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो फोकस करे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर उसको मिल सके। ठीक है, इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको इंश्योर करता है। 46 क्या बोलता है? टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। किसका है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसका प्रमोट करना है? तो SC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। ठीक है, ऑफ सोसाइटी। तो कहीं ना कोई सोसाइटी में जो लोग पीछे रह गए, हमारे साथी हैं, वो भाई बहन हैं, और वो जो पीछे रह गए तो उनके एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का जो प्रमोशन होगा वो आर्टिकल 46 बोलता है। किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर। उनको प्रोटेक्ट भी करना है फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इनजस्टिस उनके साथ ना हो, उनका एक्सप्लॉइट ना हो, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इस बात को इंश्योर करता है आर्टिकल 46। इस बात को आपको समझना है। जब हम 47 का बात करें तो टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, आप देखोगे स्कूल सब में मिड डे मील वगैरह चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो आप अगर फंडामेंटल राइट में इसको रख दोगे तो ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाना सरकार के लिए दायित्व हो जाएगा, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है। इसलिए इसको DPSP में इसको रखा गया है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन सरकार तभी बढ़ा पाएगा जब उसके पास पैसा होगा, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब इतने पैसे नहीं थे जो आज के टाइम इतना बड़ा बजट है। इस बात को समझना है। ठीक है, आर्टिकल 48 अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक लैंड। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होता है ना, एग्रीटेक का जो हम लोग बात करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आए वो आर्टिकल 48 बताता है। उसके बाद जितने भी प्रिवेंशन ऑफ कॉ स्लॉटर, कॉ का जो स्लॉटर का जो घटना हो रहा है बार बार, ठीक है, जो भी गौ हत्या हो रहा है, तो इसका भी इसके अंदर मेंशन है, आप इसको ध्यान पे रख सकते हो। 48A जो है ना, 48 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हम अपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करें,
हम उसको प्रोटेक्ट करें, हम फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, सेफ करें। इस सब 48A में मेंशन है। 48 के साथ 48 आपको ध्यान पे रखना है। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से हमें मिलता है। ठीक है, जो भी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल वगैरह, इसको जो हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये 49 आर्टिकल हमें बताता है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो सारा चीज़ याद होता चला जाएगा। 50 जरूर याद रखना है, ये सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एजुकेटिव बोलता है। और आर्टिकल 51 किसको बोलता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये ध्यान पे रखना है। 50 मतलब सेपरेशन, 51 मतलब इंटरनेशनल पीस, ऐसे याद हो सकता है आपको। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमको नहीं बताता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन है। जैसे आप सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखते हो, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ये सब आप देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ऐसा क्यों है? जब आप 38 आर्टिकल देखते हो तो 38 का क्या बात होता है? 38 आपको बताता है कि कैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। तो ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट ही तो है, सोसाइटी के अंदर ही तो चीज़ें हैं। तो कॉमन जो इंसान है उसके पास ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऐसा ना हो कि किसी विशेष आदमी के पास हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बात होता है। ये बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ये सब कहीं ना कहीं सोशलिस्ट का बात होता है। इस बात को आप समझना है। उसके साथ 43 भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लिविंग वेज हो गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हो गया, ये सब सोशलिस्ट का बात होता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल देखें, ये तीनों जो है ना डिवाइडेड, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता है, इसको बांटा गया है। ठीक है, और ये आप आर्टिकल 40 देखो तो पंचायती राज का जो इस्टेब्लिशमेंट है, गांधी ने हमेशा बोला कि हमेशा इम्फसाइज किया कि विलेज का डेवलपमेंट हो। हमारा जो इंडिया है ना, उनका कहना कि था कि गाँव का देश है। तो आर्टिकल 40 देख लो। जब भी लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का देखोगे तो हमेशा देखो लिबरल चीज़ें हो, इंटेलेक्चुअल चीज़ें हो। तो जैसे आप देख लो आर्टिकल 44 आपका UCC यूनिवर्सल सिविल कोड, ये सब आपको ये बताता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान पे रखना। आपको बिल्कुल पूछ सकता है इसको डिटेल में क्या बताए, क्योंकि एक एक आर्टिकल को हमने आपको डिटेल में बताया है। तो ये सारे आर्टिकल उसके अंदर लिख लेना आगे में। जहां आपको सोशलिस्ट दिखे वहां S लिख लेना, जहां लिबरल दिखे L लिख लेना, जहां गांधी दिखे वहां G लिख लेना, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें कोइंसिडेंस दिखेगा। जैसे 43 यहाँ भी है और 43 यहाँ भी है। ठीक है, दोनों जगह 43, क्योंकि हम लिविंग वेजेस का बात करें 43 के अंदर, तो आप देखो 43 में जब भी हम लिविंग वेज का बात करें तो गांधी जी भी चाहेंगे ये चीज़। तो ठीक है, और ये सोशलिस्ट वर्ड भी से भी आता है ये चीज़, सोशलिस्ट भी ये होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ जो है ना, कुछ डायरेक्टिव्स जो है ना आउटसाइड ऑफ DPSP है। जैसे आर्टिकल 335 ये क्या कहता है कि ये जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनको कंसिडरेशन में लेना है, सो डैट कि जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कंसिस्टेंटली विथ मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इनको भी इंक्लूड करना है इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट टू सर्विस, सो डैट कि इनका भी जो है ना भागीदारी हो, सो डैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में इनका भी भागीदारी हो। तो हमको इनको भी इंक्लूड करना है, सो डैट कि जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब जब 305A देखते हो तो एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी, जितने भी स्टेट है साथ ही साथ लोकल अथॉरिटी है, ये इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ चाइल्ड बिलोंगिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। जो भी चिल्ड्रेन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज ग्रुप के हैं उनको अर्ली एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन जब भी मिलेगा उस चाइल्ड को, तो मदर टंग जो है ना उसमें ही उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, क्योंकि वो माइनॉरिटीज से आते हैं। इस बात को 350A आर्टिकल बोलता है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। दीज आर द आर्टिकल्स ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं बोल सकते, दीज आर डायरेक्टिव्स आउटसाइड द DPSP, इसको ये बोलेंगे। 351A क्या बोलता है? प्रमोट हिंदी लैंग्वेज का बात करता है, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो थोड़ा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब देखो आइडिया ऑफ इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट किस में मिलता है? वेलफेयर स्टेट मतलब सीधा समझो क्या,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। लेकिन जब वेलफेयर स्टेट का बात करोगे तो ये आपको प्रियम्बल में भी मेंशन है वेलफेयर स्टेट्स, ताकि इकोनॉमिकली सोशली जस्टिस हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी मेंशन है, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट देखो तो आप डीपीएस में है, अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों आंसर रहेगा, अगर एक रहेगा तो जो भी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीपीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू, यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4, पार्ट 4 मतलब डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब एक हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है। आप स्टेटमेंट 1 2 को ध्यान से पढ़ो, दे शैल बी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, दे शैल बी नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। अब दोनों में से एक वो सही होगा, दोनों तो नहीं सही हो सकता ना, एक कह रहा है कि कोर्ट में इन्फोर्सिबल होगा, एक बोलता नहीं होगा, दोनों कैसे सही हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि डीपीएसपी जो है ना नॉट इन्फोर्सिबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय एनी कोर्ट, मतलब 2 तो सही होगा, मतलब 1 गलत होगा। तो 1 जहाँ जहाँ है उसको कट कर देंगे, 1 यहाँ है, इसको कट कर देंगे, तो आंसर 2 तो पक्का ही होगा। 3 को पढ़ लेते हैं, द प्रिंसिपल लेट डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस्ड इन द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। बिल्कुल, ये तो कह ही रहा है ना, जब भी आप लॉ बनाओगे तो डीपीएसपी को नज़र में रखोगे तभी आप लॉ बनाओगे। तो ये 2 और 3 दोनों सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासीफाई इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट टू सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। तो अपने स्टडी के हिसाब से कितने पार्ट में बांटा गया, तो हमने बोला सोशलिस्ट भी है, लिबरल भी है और गांधी भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, 2018 में पूछा, यूपीएससी का ही क्वेश्चन देख लो कितना आसान है। तो एक अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा, प्रीलिम्स हर्डल नहीं होगा। ठीक है, देखो, द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पर्पज था कि डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, क्यों होगा भाई, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, भाई सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी फर्स्ट पेज में ही बताए थे। ये सब तो सोशल गांधीयन, ये तो कन्वीनियंट है ना जो हम यूज़ करें, फर्स्ट में ही आपको बताए थे। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हम लोग बात करते हैं इसमें। ठीक है, अभी दिखाते हैं फिर से आपको सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, तो जो जो आपको इसमें लिखा है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना ही पूछेगा आपसे, चाहे फ्यूचर में भी क्वेश्चन हो, मोर देन सफिशिएंट है ये। ठीक है, डीपीएस में हम ज़्यादा ही पढ़ाएं। ठीक है, द पर्पज ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बता दिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी, ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 अभी पढ़े हैं, बिल्कुल जरूरी है। टू एस्टैब्लिश रिलीजियस स्टेट, इंडिया में रिलीजियस स्टेट बन सकता है। ऑप्शन पढ़ के ही बोलो भाई ये नहीं होगा आंसर, मतलब यही आंसर होगा, इनकरेक्ट कह रहा है ना, तो यही आंसर होगा। देखो यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीपीएसपी, दिस प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन इंडिया। देखो ना ऊपर ही लिखा हुआ सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, तो ऑप्शन 1 सही होगा। द प्रोविजन कंटेन इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सोशियो इकोनॉमिक के साथ साथ ये इन्फोर्सिबल नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को 40+ क्वेश्चन है, आराम से सुनो। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब एज द मॉडल ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट का बात कौन करता है, कौन करता है? तो डीपीएसपी बात करता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो डिस्क्राइब्स वर्ड लिख दिया, अब यहाँ आपको समझना है, जब भी वर्ड डिस्क्राइब हो गया तो आंसर हो गया डीपीएसपी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आइडिया, तो आइडिया तो प्रियम्बल भी बोलता है और डीपीएस भी बोलता है, इस चीज़ को समझना है, क्योंकि आइडिया डीपीएस में लिखा हुआ, लेकिन डिस्क्राइब कौन किया है? आप देखो ना, प्रियम्बल कुछ नहीं डिस्क्राइब किया है, ओनली कंटेक्स्ट, लेकिन आप डीपीएसपी को देखते हो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वेलफेयर स्टेट के लिए क्या क्या नीड है, सारे आर्टिकल्स में वही वेलफेयर की चीज़ें लिखा हुआ है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स एट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक ही चीज़ को बार बार पूछ रहा है डीपीएसपी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो ना इसमें आंसर फंडामेंटल राइट दिया, प्रियम्बल दिया, नहीं होगा। जब भी आप देखो डिक्लेयर्स, जब भी आप देखो तो आप देखो कन्फ्लिक्ट हो गया ना सी और ए में, तो ए होगा आंसर। ठीक है, सी नहीं होगा प्रियम्बस, लेकिन जब आपको ए और सी यहाँ पे दे दिया इसलिए यहाँ पे आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द पार्ट ऑफ द, ये हम आपको करा दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल है। टू इंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल है। एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट,
भाई बिल्कुल भी नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश अ सेकुलर स्टेट हो सकता है, लेकिन टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ठीक है, डीपीएसपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच कंट्री, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड, जो आयरिश बोले दैट इज आयरलैंड, हमने आयरलैंड बोला भी था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन अपॉन, किस पे लिमिटेशन रखता है? भाई किसी पे भी लिमिटेशन नहीं रखता है, फंडामेंटल राइट लिमिटेशन रख सकता है। डीपीएसपी क्यों लिमिटेशन रहेगा? लिमिटेशन ही रखना था तो इन्फोर्सिबल हो जाता ना कोर्ट में, इसलिए नाइदर होगा, ना 1 सही होगा ना 2 सही होगा। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया लेड डाउन अंडर, किसके अंदर है पंचायती राज? सोचो ना भाई, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 के अंदर पंचायती राज है, फंडामेंटल राइट में, ड्यूटीज में कैसे पंचायती राज? इलेक्शन कमीशन एक्ट क्या लिखा हुआ? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 40। अब देखो ना 2001 में ये बीपीएससी हुआ था, 2017 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चंस रिपीट इटसेल्फ, इस बात को समझना है। अगर आप अच्छे से पीवाईक्यू कर रहे हो, हम क्यों पीवाईक्यू करा रहे हैं क्लास में, हम ऊपर पढ़ा के छोड़ देते हैं, इसलिए करा रहे हैं कि आप समझो ना। यहाँ पे पंचायती राज डीपीएसपी में पूछ रहा है, अब पंचायती राज मेंशन कहाँ ये पूछ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बार पढ़ लेता है, इसको पढ़ लेता है आर्टिकल 40, ये भी बन जाता है। कहाँ 2001 में, कहाँ 2017 में, क्या बदला? कुछ नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, क्या इंक्लूड? द प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। अब ये ऑफेंसेज है भाई, ये इंक्लूड है डीपीएसपी में। ये आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट है, याद होगा, पढ़े हो तो, पढ़ाएं हम, बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये भी फंडामेंटल राइट है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29, ये भी पढ़ाए हैं, तो ये सब नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 39D, तो डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, अब देखते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 बिल्कुल सही है। 50 था सेपरेशन और 51 क्या था? इंटरनेशनल पीस। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये 46 में मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है, ये सही है। नॉट करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, अभी ऊपर ही पढ़े थे, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या ये 43A में मेंशन है? सोचो, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंशन है। चलो चेक करते हैं। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग कहाँ पढ़े थे? साइड में पढ़े थे ऐड करके। अभी हम लोग बात करते हैं, 43B में मेंशन है, ए में मेंशन नहीं है। ए में क्या मेंशन है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। ठीक है, तो 43B में मेंशन है, चालाकी से यहाँ पे आपको क्या कह दिया? 43A कह दिया, तो ये आंसर नहीं होगा, सी आंसर। तो नॉट करेक्ट मतलब सी आंसर। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में मेंशन, 2021 यूपीपीसीएस पूछ चुका है। ठीक है, चलो अब देखो विच मैच करना है, और ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जब भी एबोलिशन ऑफ टाइटल का बात करते हो तो आर्टिकल 18 ऑफ FR, तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है, तो ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ है? ए का 3 कहाँ है? ए का 3 सिर्फ एक जगह है, तो बी आंसर। बाकी कुछ देखना ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। जैसे हमें पता चला कि इसका ये आंसर होगा, हम बिल्कुल नहीं देखें। देखो ना, इसके बाद भी देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अगर आपको ये पता है तो विलेज पंचायत क्या है? डीपीएसपी आर्टिकल 40। टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी एजुकेशन चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स, ये क्या होगा? प्रोवाइड। सी का क्या हो जाएगा बताओ? सी का आपका 4 हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। इंडिया दैट इज भारत, और ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। आप देखो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा चीज़ें। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर क्या होगा? नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल है क्या? बिल्कुल जस्टिस। फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट कब से होने लग गया? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, नन ऑफ दिस लिखा हुआ है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, किसको वायलेट करता है? किसको वायलेट करता है? डीपीएसपी को। ये आपको लिखा हुआ है, हमने ऊपर ही आपको पढ़ाया था, 39C। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आप देखो 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, बिल्कुल पढ़ाए थे, बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नॉट कह रहा है, नॉट पे देखो, जब भी नॉट रहेगा एग्जाम में तो इसको अंडरलाइन कर देना। आर्टिकल 40 बार ऑर्गेनाइजेशन पंचायत, बिल्कुल सही। यूसीसी बिल्कुल सही। आर्टिकल 40 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, नहीं। 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, 51 है इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? 40 होगा। 64 बीपीएससी में पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैच करना। आर्टिकल 40 क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ए का फर्स्ट कहाँ है, ए का फर्स्ट आपका कहाँ है, इसमें, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 41, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आर्टिकल 40। अब देखो आपको ये याद है कि सी का 3 होगा, तो सी का 3 यहाँ है, तो यहाँ तो नहीं है, तो सी भी चला गया, ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, सब याद रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए परफेक्ट। तो हमको ए का 1, सी का 3 पता है, इसी में मिल गया आंसर, हमने आंसर बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फीस सिक्योरिटी। 51 अभी बताए थे, 50 हो जाएगा आपका क्या, आर्टिकल 50 क्या है, याद करो बिल्कुल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स द इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी। बताओ इसको, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, प्री 2000 IAS का प्री 2002, यूपी PCS 2000 मेंस 17, दोनों में क्या डिफरेंस है। DPSP देखो ना, सेम चीज़ यहाँ DPSP पूछ रहा है, यहाँ पे आर्टिकल पूछ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कौन सा DPSP नहीं है। फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ठीक है। बाकी सब है, कॉ प्रोटेक्शन सब हम बताए हुए, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 50। इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी क्या है, वही तो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, 2016। उसके साथ विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन ऐड करता है 42nd अमेंडमेंट, आपको पता होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A, और कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B जो था वो 97 में था, लेकिन 42nd में क्या था, बी था, कौन सा 43, आर्टिकल 43A। तो बिल्कुल सही बात है। अब सेम क्वेश्चन आप देखो, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी तो DPSP है, तो सही है, लेकिन आप उसके अभी हम देखते हैं, देखो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री क्या है, 43A। अब ये 29 नंबर क्वेश्चन देखो, और ये 26 नंबर क्वेश्चन देखो, दोनों क्वेश्चन सेम है। ये 2017 UPSC पूछा है, और ये UP PCS 2019 में पूछा, सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछ दिया। तो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करते हो ना, आप UPSC का चाहे आप UP PCS देखो ना, आपको क्वेश्चन रिपीटेड दिखेगा, ठीक है। 27 क्या, इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस सिक्योरिटी क्या है, DPSP। क्या UPSC 2014 पूछा, क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, आप देखो ध्यान से, इस 26, 27 और 29 में कोई डिफरेंस नहीं है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसके अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ग्रांट करता है, एक्सप्लॉयटेशन से आपको रोकता है। UP PCS पूछा है, आप मुझे बताओ, आपने कभी ये वर्ड दलित देखा है, तो दलित वर्ड कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ही नहीं। तो बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है, तो दलित वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, माइनॉरिटीज वर्ड है, दलित तो है ही नहीं, तो 4th आंसर होगा ही नहीं। तो 4 आप कट कर दो, यहाँ से चला गया, ठीक है। उसके साथ साथ देखो चिल्ड्रेन मेंशन है, बहुत बार देखो ना, चिल्ड्रेन, वीमेन और ट्राइबल्स बिल्कुल मेंशन है, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 तो कर ही लिए। चलिए 30 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडेड 42nd, कौन सा ऐडेड नहीं किया गया है, तो UCC जो है ना आर्टिकल 44 में ऑलरेडी है, तो ये तो ऐड किया ही नहीं गया, तो मतलब फ्री लीगल ऐड किया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन किया गया, पार्टीशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, देखो ना 43A कितने बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इन द इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एजुकेटिव, ये क्या है भाई, DPSP है, आर्टिकल 50, अब याद हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द DPSP, कौन इंक्लूडेड नहीं है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अलग चीज़ है ना भाई, RTI एक्ट क्यों होगा, RTI एक्ट तो अलग से, DPSP में कहीं पढ़ाया हमने, नहीं पढ़ाया ना। प्रोविजन ऑफ लिकर है, राइट टू वर्क है, इक्वल वेज फॉर वर्क है। अब बताओ प्रोविजन ऑफ लिकर किस आर्टिकल में, ये सोचना जरूर, बिहार में दारू बंद है ना, तो प्रोविजन ऑफ लिकर किस आर्टिकल में मेंशन है, सोचो 2 मिनट, सोच लिया। तो प्रोविजन ऑफ लिकर कहाँ है, आर्टिकल 47 में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे ना तो दारू भी कम ही करेंगे, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमॉन्ग द DPSP पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मेंशन है। क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, बिल्कुल है, आर्टिकल 39D, ठीक है। UCC आर्टिकल 44, ये दोनों मेंशन है। तो जहाँ जहाँ 1 और 2 है वहाँ आंसर होगा, तो यहाँ नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। BPSC में पूछा हुआ स्मॉल फैमिली नॉर्म देखा आपने, कहीं पढ़ाया हमने, नहीं पढ़ाया तो क्यों होगा। 3 चला गया, 3 चला गया, ठीक है, 3 चला गया, तो आंसर क्या होगा, आंसर नॉन ऑफ द बी आंसर होगा, एजुकेशन ऑफ मदर एट प्राइमरी लेवल, बी आंसर 1 और 2। ये मेरे को थोड़ा डिस्प्यूटेड लग रहा है, बिल्कुल ये 1 और 2 ही होगा, क्योंकि जो आपको एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल है ना, वो हमने 350A में पढ़ा था, वो DPSP का पार्ट नहीं है। देखो
ये मदर टंग जो है ना डीपीएसपी का पार्ट नहीं। 350 ये हमने क्या बोला, ये डायरेक्टिव्स है जो आउटसाइड ऑफ डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी नहीं ना, ये बिल्कुल सही तो था, बिल्कुल सही सोच रहे थे हम लोग, बिल्कुल गलत नहीं सोचे, बिल्कुल सही सोचे हम लोग। जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 1 और 2 होगा, बिल्कुल 3 4 भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं है, ये है 350A में लेकिन आउटसाइड ऑफ डीपीएसपी, तो 1 और 2 हमने पढ़ा तो 1 ही 2 आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एट लेटर डेट, कौन सा सबसे बाद में ऐड किया गया, बाय फ्री लीगल एड, ये तो हमने बताया था आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन द डीपीएसपी आर इंक्लूडेड प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग फोर्स लेबर, ये कहाँ हमने पढ़ा है आपको, ये तो आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज इन टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ऑफ अदर ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये 47 का बात हम कर रहे हैं, दारू बंद का बात कर रहे हैं, अगर न्यूट्रिशन बढ़ाना दारू बंद करना है तो 2 आंसर होगा। तो इस स्टेटमेंट को आर्टिकल 47 में जरूर मेंशन कर लीजिएगा, और बिहार में जो दारू बंद है वो आर्टिकल 47 से बंद है, ये भी ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, आइटम्स इंक्लूड 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में, आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूड इन द डीपीएसपी, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ लिक्कर, ठीक है, ये मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है, आर्टिकल 47। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ऑन माइंस, ये भाई 24 आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट है। प्रोविजन ऑफ बेगर फोर्स लेबर, आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट। प्रोविजन ऑन अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट। ये तीनों नहीं होगा, 2 3 4 सिर्फ सी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, कौन सा नहीं है भाई, कौन सा नहीं है। फ्री एजुकेशन अप टू 16 ईयर, ये कहीं है ही नहीं, ठीक है, बाकी आप देख लो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ फंड, किसमें मेंशन है, किसमें मेंशन है। ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, हमने नहीं पढ़ा है अभी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सिटीजन्स का ही दायित्व है कि हम सेफगार्ड इन्वायरमेंट वगैरह का भी करें, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी प्री 2012 का क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ, बिल्कुल 1 तो होना चाहिए, सिक्योरिंग यूनिफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल, कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल्स है, तो भाई गांधीयन प्रिंसिपल यूसीसी कब से होने लगे, ये तो लिबरल पॉलिसी था ना, आर्टिकल 44, तो 1 तो होगा नहीं आंसर, 1 चला गया, 1 चला गया, 1 चला गया, आंसर 2 एंड 3। 2 क्या, ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत, बिल्कुल गांधीयन प्रिंसिपल है। प्रोमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री रूरल है, बिल्कुल गांधीयन प्रिंसिपल है। सेक्यूरिंग ऑल वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्ट नहीं है, तो आप समझ सकते हो, तो 1 और 2 आपको होगा ही होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। इस बात को आप समझो, इस बात को समझो, डायरेक्ट 4 तो होगा ही नहीं। तो वैसे भी आप देखो, अगर आप देख लो कि यूसीसी जो है ना कहीं क्या लिबरल इंटेलेक्चुअल है, तो आंसर 1 तो होगा नहीं, तो आप आंसर 1 को ओमिट कर दो, तो 2 और 3 बचता है, जो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है, इस बात को समझना है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जस्ट चेक विच पेड ऑन बैक कन्वीनियंस, ये कौन बोले थे, तो ये केटी साहब बोले थे, ठीक है, आपको ध्यान पे रखना है ये चीज़, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट, किस मायने में ये है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट इन्फोर्सिबल वेयर एज फंडामेंटल राइट कैन बी इन्फोर्स, बिल्कुल यही चीज़ है ना। फॉर्मर इज यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या फॉर यूनियन गवर्नमेंट है क्या, डीपीएसपी यूनियन गवर्नमेंट है और फंडामेंटल राइट स्टेट गवर्नमेंट है, क्या लिखा हुआ। फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज लाट, आप देखो फंडामेंटल राइट नो क्या, फॉर्मर मतलब पहले वाला डीपीएसपी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, देखो कैसा ऑप्शन दिया है। अब ये तो सही है, नॉन ऑफ दिस, तो यही सही होगा ना, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल मिला होगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।